नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे वायुमंडल संगठन, यानी जो अपन ने पढ़ा था वायुमंडल संगठन, जो मुख्य रूप से 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था पहला पदार्थ ठोस पदार्थ, फिर तरल पदार्थ, फिर अपन ने पढ़ा था गैस पदार्थ, यानी जो गैसीय पदार्थ होता है, जितने भी जो गैसें होती हैं। तो उन सब गैसों की जो इंपॉर्टेंट है वो अपन आज बात करेंगे कि जो ये गैसें हैं ये वायुमंडल में किस प्रकार अपना महत्व रखती है, या वायुमंडल में जो गैसों का जो घनत्व है, प्रतिशत है, वो किस प्रकार से है। तो अपन बात करेंगे उस प्रतिशत की या उस घनत्व की। जो सबसे पहले अपन बात करना है कि नाइट्रोजन गैस, जो ये नाइट्रोजन गैस है, तो अपन बात करेंगे नाइट्रोजन को अपन N2 से दर्शाते हैं। किन से? अंग्रेजी अक्षर है N2, जिसको अपन कहते हैं N2। सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैस है वो आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन गैस है। क्या सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सीधा क्वेश्चन पहला, तो नाइट्रोजन गैस। कितने प्रतिशत मात्रा? 78.08%, या कहीं आपको 78.04% आपको मिलेगी। लगभग आपको ध्यान रखना 78% मात्रा में सर्वाधिक। फिर यह गैस भारी गैस है। क्या है? यह जो नाइट्रोजन गैस है, जैसे एक होती है अक्रिय गैस या हल्की गैस है, एक होती है भारी गैस है। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है ये भारी गैस होती है। जैसे भारी गैस होने के कारण ये वायुमंडल के निचले स्तर में पाई जाती है, यानी जो इसकी जो विद्यमान है, इसकी जो क्षमता है, ये कहाँ पर रहती है? तो वायुमंडल की जो निचली परत रहती है वहां पर ये वहां तक सीमित रहती है। कौन? क्योंकि ये भारी होने के कारण। तो ये आपको ध्यान रखना कि ये निचली परतों में क्यों रहती है, क्योंकि यह एक भारी गैस है। फिर अपन बात करते हैं मिट्टी यानी मृदा। मृदा में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जैसे अपन बात करेंगे उनका जो पोषक तत्वों का जो निर्धारण है, उन निर्धारण करने का काम कौन करती है? नाइट्रोजन गैस। अपन ने पढ़ा होगा कि जो दाल वगैरह होती है, दालें वगैरह, तो उनके जो जड़ें होती है तो वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रीकरण में बदलते हैं या नाइट्रेट में बदलते हैं। ये आपने सुना होगा। वो जो प्रक्रिया करते हैं वो नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में होती है। किस? नाइट्रोजन गैस। इसलिए अपन उनको पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं? मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं। जब नाइट्रोजन से नाइट्रेट या नाइट्रीकरण होता है तो वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को, उपजाऊ क्षमता को, गुणवत्ता को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। इसलिए इस गैस का जो इंपॉर्टेंट है, पोषक तत्वों के निर्माण के लिए आवश्यक है, सबसे पहली बात। फिर अपन बात करते हैं यह जैव मंडल के लिए अति आवश्यक गैस है, यानी इसका होना जैव मंडल के लिए अति आवश्यक है। अगर ये नहीं होगी तो वायुमंडल का जो संतुलन है गैसों का वो बिगड़ जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं आगे, नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण, अब नाइट्रोजन गैस से वायुमंडल में क्या क्या परिवर्तन होता है या कौन कौन संतुलित रहता है? तो देखो, नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण वायु दाब, यानी जो वायु का दाब है, वायु दाब, पवनों की जो शक्ति, यानी पवनें जो चलती है उनकी शक्ति, फिर प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का जो परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन के आभास होने, इनका सबका क्या होता है? अपन को आभास होता है। किसके कारण? नाइट्रोजन गैस के कारण वायु दाब है, पवनों की शक्ति है, या अपन करेंगे प्रकाश का परिवर्तन होता है। क्या होता है? किस गैस के कारण? नाइट्रोजन गैस के कारण। इस गैस के कारण अपन को ये जो चीजें हैं इनका आभास होता है, या अपन इन चीजों को महसूस करते हैं। फिर अपन बात करते हैं अधिकतम, ये जो गैस है नाइट्रोजन, ये वायुमंडल में अधिकतम लगभग 120 किलोमीटर तक पाई जाती है। कहां तक पाई जाती है? लगभग इसकी जो अधिकतम सीमा होती है वो पृथ्वी के तल से लगभग 120 किलोमीटर तक ये रहती है। अधिकांश मात्रा इसकी कहां रहती है? लगभग 120 किलोमीटर के आसपास। फिर अपन बात करते हैं अगली, यह वस्तुओं को जलाने से बचाती है। यानी अपन कहते हैं ना, जो वस्तु जल रही है अगर उसको जलाने से बचाना है तो आपको नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है वहां पर, तो वो वस्तु कम जलेगी या उनको जलाने से अपन उनको बचा सकते हैं। यह वस्तुओं को जलाने से बचाती है, यानी जलने नहीं देती है, कम मात्रा में। फिर अपन बात करते हैं इसके अभाव में आग पर नियंत्रण रखना कठिन है। अगर कहीं आपको आग पर नियंत्रण रखना है
तो नाइट्रोजन गैस का वायुमंडल में होगी ना, तभी अपन आग पर कंट्रोल रख पाएंगे। जैसे अपन कहते हैं ना, फायर ब्रिगेड है जो आग बुझाने का काम करती है। अगर वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन गैस की अगर आपको अनुपस्थिति है वहां पर, तो फायर ब्रिगेड आग नहीं बुझा सकती है। मैंने आपको यहां बताया कि यह आग बुझाने या आग जो जलने से बचाती है, यानी इस गैस के कारण जो कम से कम आग जलती है, और यही जो गैस है जो आग को कंट्रोल करने का काम करती है। इस गैस की उपस्थिति के कारण ही जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, उसका संतुलन इस प्रकार है कि जो आग लगी है उसको संतुलित या उसको कंट्रोल करने के लिए इस गैस का होना बहुत अति आवश्यक है। तो ये जो गैस है बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। फिर अपन बात करते हैं ऑक्सीजन गैस। दूसरी गैस है अपन की ऑक्सीजन, वो जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब ऑक्सीजन गैस की क्या इंपॉर्टेंट है उनकी अपन बात करते हैं। जैसे देखो, ऑक्सीजन गैस को अपन O2 से लिखते हैं या O2 के रूप में, संकेत के रूप में लिखते हैं। इसकी मात्रा 20.94 या लगभग 21% तक वायुमंडल में उपस्थित रहती है। ये आपको ध्यान रखना। जैसे देखो, यह भारी गैस होने के कारण, यह भी गैस क्या है, भारी। ये भारी गैस होने के कारण वायुमंडल के निचली परतों में, वायुमंडल की जैसे निचली परत अपन बात करेंगे सौभमंडल की, किसमें, ये सौभमंडल में रहते हैं। ये जो गैस है, भारी जो गैसें होती हैं वो सौभमंडल में रहती हैं। सौभमंडल में भी अगर ऊपरी परत, निचली परत, तो निचली परतों में ये रहती हैं ये गैस, क्योंकि भारी है। देखो, इसे प्राण वायु गैस भी कहते हैं ना अपन कि ऑक्सीजन जो श्वास लेने में मानव के या जीव जंतुओं के या उनके श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन गैस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसको ऑक्सीजन लेने में जो सहायक गैस है होने के कारण, सहायक होने के कारण इसको अपन क्या कहते हैं, प्राण वायु गैस। यानी जो मानव है ऑक्सीजन गैस को श्वसन के रूप में लेता है काम में, और जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं श्वसन के रूप में या भोजन बनाने के रूप में, और ऑक्सीजन गैस का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो पौधे हैं वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनका अवशोषण कर लेते हैं और अब हमारे लिए ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं या वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, प्राण वायु कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं पादपों द्वारा संश्लेषित की जाती ये जो गैस है ना, ऑक्सीजन गैस, ये अधिकांश जो पादप वगैरह होते हैं ना, इन पादपों से अपन को मिलती है ऑक्सीजन गैस। तो अपन नहीं कहते कि जो अगर ऑक्सीजन गैस है तो मानव के श्वास लेने में तकलीफ नहीं आती है। तो विश्व में सबसे ज्यादा जो वन होंगे ना, जैसे पादप, तो जहां वन होते हैं ना वहां सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, और जितने ज्यादा वन होंगे तो वहां पर शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी आपको, क्योंकि जहां पेड़ पौधे होते हैं वहां वातावरण अच्छा रहता है। तो अपन कह सकते हैं एक क्वेश्चन कि जो अमेजन वन है जहां पर दक्षिणी अमेरिका में जो कर्क विश्व रेखा के आसपास, उन अमेजन वनों को विश्व का हृदय कहते हैं या फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वहां पर ऑक्सीजन का स्रोत है। अपन कह सकते हैं कि जो अमेजन वन है सबसे ज्यादा विश्व में जो ऑक्सीजन का स्रोत है वन, तो वो है अमेजन दक्षिणी अमेरिका में। फिर अपन बात करते हैं वस्तुओं के जलने के लिए यह गैस आवश्यक है, यानी जो वस्तु जल रही है, जलने की जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन के कारण होती है, और अगर ऑक्सीजन पे कंट्रोल करना है तो वो नाइट्रोजन है। ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। यह ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, ऑक्सीजन गैस है, ये ऊर्जा का लिए एक प्रमुख स्रोत है, क्योंकि अपन इसको जला सकते हैं, तो इससे अपन कह सकते हैं उष्मा ऊर्जा या ताप ऊर्जा इससे प्राप्त की जाती है। औद्योगिक सभ्यता का आधार है, क्योंकि अपन कहते हैं ना बड़े बड़े उद्योग धंधों में जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है वहाँ पर जो ताप ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा के रूप में चाहिए होती है जलाने के लिए, तो इस प्रकार इसका उपयोग करते हैं। या अपन कहते हैं आजकल जो हॉस्पिटल में जैसे श्वास की जिसको तकलीफ होती है उनके जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर लगाए जाते हैं, यानी उन सिलेंडर से उन मानव को जो कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन दी जाती है। तो इसलिए ये ऑक्सीजन का अति महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए गैस, क्योंकि इसको प्राण वायु कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं इसकी जो सघनता, यानी ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, ये 16 से लेकर 64 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है, क्योंकि यह भी भारी गैस है तो ये भी आपके धरातल के आसपास मिलेगी सौभमंडल। तो ये जो 16 से लेकर 64 किलोमीटर के मध्य इसकी सघनता अधिक है। अब अपन बात करते हैं ऑर्गन गैस, यानी जो
जिसको अपन AR से व्यक्त करते हैं, ऑर्गन को AR, इसकी मात्रा है वायुमंडल में 0.93%, यानी 0.93। तो ये ऑर्गन गैस क्या काम आती है? ये ऑर्गन गैस क्या है? अक्रिय गैस है, हल्की गैस है। ये हल्की गैस होने के कारण ये वायुमंडल के ऊपरी परत में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना, ये हल्की गैस है इसलिए ये ऊपरी परत में पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं जो एक और इंपॉर्टेंट गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट गैस है। तो ये जो सब मैंने आपको गैसों के बारे में बताई, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपन CO2 के नाम से अपन संकेत के रूप में क्या लिखते हैं? CO2। जैसे अपन बात करते हैं, इसकी जो वायुमंडल में जो प्रतिशत में मात्रा है 0.03 है। कितनी है? 0.03। ये 0.03, या अपन ये भी कह सकते हैं 0.03%। तो देखो, जैव मंडल के अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो जैव मंडल है अपन का, जहां पर मानव है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे रहते हैं, तो इस जैव मंडल के लिए अपन कहता ना कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो हानिकारक है। तो ये हानिकारक कब होती है? जब जैव मंडल में जब इस गैस की मात्रा एक निश्चित सीमा के बाद आगे बढ़ जाती है या वो अधिक हो जाती है, तब यह है मानव के लिए, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है। लेकिन अगर वायुमंडल को संतुलित रखना है गैसों के माध्यम से, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत जरूरी है वायुमंडल में। तो एक निश्चित सीमा में कार्बन डाई गैस होना जैव मंडल के लिए क्या है? लाभदायक है, निश्चित सीमा में, यह ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं, क्योंकि जो ये अब निश्चित सीमा में होगी तो इस गैस का जो अस्तित्व है, तो जो जैव मंडल का जो अस्तित्व है वो बना रहेगा। जैसे अपन बात करते हैं, क्योंकि ये जो गैस है पादप, क्लोरोफिल तथा एक आती है क्लोरोफ्लोरो, तो ये है क्लोरोफिल व जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति से सहायता से क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। कौन बनाते हैं भोजन? ये पादप, यानी पादप भोजन बनाने के लिए जो गैस चाहिए होती, तो वो वायुमंडल में होगी तभी पादप भोजन बनाएंगे। तो ये CO2, जल और कार्बन क्लोरोफिल, ये तीन होना जरूरी है, तब पादप क्या करेंगे? भोजन बनाएंगे। तथा ईंधन के माध्यम से तथा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब जैसे CO2 है, ये CO2, तो ये जहां कहीं क्रिया करेगी तो ऑक्सीजन के जो कण अलग हो जाएंगे, इससे रासायनिक क्रिया वगैरह करेगी तो इस क्रिया से ऑक्सीजन भी मुक्त होती है CO2 से, इसलिए यह होना बहुत जरूरी है जैव मंडल के लिए। और ऑक्सीजन मानव के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका महत्व है एक निश्चित सीमा तक अगर ऑक्सीजन है तो। फिर हम बात करते हैं अगले बात कि जीवाश्म ईंधन के माध्यम से, जीवाश्म ये आपको कहां कहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिलेगी? एक तो अपन जैसे ये ईंधन जलाते हैं जीवाश्म, यानी जीव जंतुओं के अवशेष, पेड़ पौधों के अवशेष, तो उनके जलाने से इस गैस की मात्रा मिलेगी आपको कार्बन डाइऑक्साइड की। फिर अपन बात करते हैं जीव कोशी, जंतु कोशी के श्वसन के माध्यम से, यानी जब मानव और जीव जंतु जब श्वसन क्रिया करते हैं तो वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तब इसकी मात्रा बढ़ेगी, यानी तब ये मिलेगी। फिर दूसरी बात है जो भूगर्भिक जो क्रियाएं होती है, जैसे अपन बात करते हैं भूगर्भिक क्रियाओं के माध्यम से, जैसे ज्वालामुखी फटा कहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निश्चित मात्रा में वहां से निकलेगी। तो अपन कह सकते हैं कि पेड़ पौधों के लिए ये लाभदायक है, और मानव श्वसन के रूप में इसको छोड़ता है बाहर, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और जो ज्वालामुखी से निकलती है जो गैसें, उनमें भी CO2 का महत्वपूर्ण योगदान है, तो वहां से अपन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। फिर अगली बात करते हैं कि CO2 वायुमंडल में एक स्वकेंद्रित गैस होता है। क्या हो जाती है? CO2 यहां आकर क्या हो जाती है? जमा हो जाती है वायुमंडल में इस प्रकार से, यानी एक जगह ये क्या हो जाती है? संग्रहित हो जाती है। जब ये एक जगह संग्रहित होती हैं तब पर्यावरण के लिए खतरा होता है। ये वायुमंडल में फैली रहती है तब खतरा नहीं होता, जब ये एक जगह संग्रहित हो जाती है तब ये वायुमंडल के लिए खतरा होती है। जैसे देखो, CO2 वायुमंडल में संकेंद्रित होकर भूतापन, यानी भूमि का जो तापमान है वो क्या कर देती है? बढ़ा देती है। जब CO2 की मात्रा अधिक होगी या वो संकेंद्रित हो जाएगी तब भूतापन क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा, इसलिए वो पृथ्वी के लिए खतरा है।
यह गैस भारी है। अब CO2 भी भारी है, नाइट्रोजन भी भारी है और ऑक्सीजन भी भारी है, तीनों गैस भारी है, इसलिए ये वायुमंडल के निचले स्तर पर पाए जाते हैं, सौरमंडल के निचली परतों में। इसलिए निचली परतों में पाई जाती यह गैस सूर्य के जो विकिरण होता है, अपन बात करते हैं सूर्य के विकिरणों के पारगम, जब ये गैस सूर्य की जो आने वाली किरण है इनको ये पार कर देती है, ठीक है, तो ये धरातल पर आ जाएगी। लेकिन जो सूर्य से पृथ्वी से टकराकर जो दीर्घ तरंगे या सौर्य विकिरण जब वापस जाती है तो इनको ये जो गैस है वायुमंडल की, ये उनको बाहर नहीं जाने देती है। यानी जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे देखो ये सूर्य है आपका, यहां पर सूर्य है और ये है आपका पृथ्वी, ये है आपका पृथ्वी। अब सूर्य से जो यहां पर आएगी वायुमंडल को ये चीरते हुए, तो ये आपका बीच में क्या है, ये वायुमंडल है, वायुमंडल। तब जब ये आ रही है तब तो ये क्या करे, सूर्य की आने वाली किरणों को यानी लघु तरंगों को तो ये पृथ्वी पर धरातल पर आसानी से आने देती है। लेकिन जब ये पृथ्वी से टकराकर वापस जाएगी दीर्घ तरंगों के रूप में, तो ये इन्हें क्या कर लेगी, रोक लेगी। क्या कर लेगी, इन तरंगों को, इन किरणों को क्या कर देगी, रोक देगी। और रोकने के कारण यहाँ का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, भूतापन या भूमंडलीकरण, या अपन कह सकते हैं पृथ्वी का अधिक मात्रा में गर्म होना। यानी CO2 की मात्रा वो किस कारण के लिए होती है, तो ये इस काम के लिए होती है। सूर्य से आएगी किरणें तो उनसे पृथ्वी या वायुमंडल इतना गर्म नहीं होता। जब वापस सूर्य से जो किरणें जाती है दीर्घ तरंगों के रूप में, दीर्घ विकिरणों के रूप में, तो उससे मुख्य रूप से जो है वायुमंडल है या भूमि का जो तापमान है वो मुख्य रूप से उनसे बढ़ता है दीर्घ तरंगों से। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से जो 4 गैसें थी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑर्गन और CO2, इन गैसों के बारे में अपन ने मुख्य रूप से अध्ययन किया। हम अगले अध्याय में अपन पढ़ेंगे जल वाष्प, धूल के कण, वो किस प्रकार से वायुमंडल में अपनी भूमिका निभाते हैं। थैंक यू।